So dear students, in today's video class हम लोग डाउट ले रहे हैं मैथमेटिकल टूल्स के। मेजॉरिटी डाउट्स जो हैं वही मैं इन वीडियो लेक्चर सीरीज में आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ। So very first problem is this. If you observe this problem, okay. The speed time for an object moving along a straight line are related is this equation t square plus 100 equal to 2vt, where v is given in meter per second, t is given in second. We have to calculate the possible value of the speed. हमें स्पीड की पॉसिबल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आप इसको ध्यान से देखो तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, बिकॉज दिस इज टी स्क्वायर माइनस 2vt प्लस 100 इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए? इट इज 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बी? इट इज माइनस 2v। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सी? इट इज गिवन यू 100। And for the real roots, you all intelligent, we know b square should be greater than, या b square minus 4ac should be greater than 0. That we know very well. ये हम लोगों को अच्छी तरह पता है। तो मैं यही आइडेंटिटी यहाँ लगा रहा हूँ, b square minus 4ac is greater than 0। तो मुझे क्या मिला यहाँ से? 4v square minus 4, a की वैल्यू मेरी 1 है, c की वैल्यू मेरी 100 है, this should be greater than 0. It means what I will say, 4v square minus 400 should be greater than 0. 4 में कॉमन ले लेता हूँ, मुझे क्या मिला? वी स्क्वायर माइनस 100 ग्रेटर देन 0। अब हम लोगों को फैक्टर पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ वी स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? वी विल राइट इट वी प्लस 10 इंटू वी माइनस 10 ग्रेटर देन 0। अब रिकॉल करो जो मैंने क्लास में आपके रेगुलर क्लास में आपसे पढ़ा रहा था, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो मैंने आपको ट्रिक दी, ऑलवेज ड्रॉ द नंबर लाइन। तो मैं यहाँ भी नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, उसी ट्रिक को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो वी आर ड्रॉइंग द नंबर लाइन एंड वी आर मार्किंग दीज 2 पॉइंट्स, वन इज द प्लस 10 एंड अदर इज द माइनस 10। बिकॉज वी प्लस 10 जीरो करोगे तो वी की वैल्यू माइनस 10 आ जाएगी, यानी एक वैल्यू आएगी मेरी माइनस 10, एक वैल्यू आएगी मेरी प्लस 10। और मैंने आपसे क्या बोला, इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। इट मीन दिस वैल्यू इज रियली डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज स्पीड की बात कर रहे हैं, आपको पता चलेगा कि इट इज नॉट द रियल रूट्स। तो जो वी की वैल्यू जो पॉसिबल स्पीड्स होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन 10 और माइनस 10। तो हम ग्रेटर देन 10 में हम देखते हैं तो आपको पास ऑप्शन आ रहा होगा, 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है 12 मीटर पर सेकेंड। 9 भी नहीं है, 5 भी नहीं। आई होप यू विल इजीली कैलकुलेट, द आंसर विल बी 12 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इन दिस प्रॉब्लम वी हैव टू कैलकुलेट सम ऑफ दिस गिवन सीरीज। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ट्रिक लगानी होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने एपी जीपी एचपी के काफ़ी सारे सवाल कर लिए हैं, उन्हीं से रिलेटेड है, ऐसी कोई नई बात नहीं है, डरने की बात नहीं। थोड़ा सा आप लॉजिक लगाइए, ट्रिक लगाइए, आपसे सोल्व हो जाएगा। तो सवाल आपका ये कह रहा है 4 प्लस 16 प्लस 36 प्लस 64 प्लस अप टू 400। अब देखो, हम इसको धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी, कोई बड़ा डील नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँ तो आई होप इट इज विजिबल टू यू। यू विल राइट 1 4, then 4 9 जा, then 16 4 जा प्लस 100। अब आपको फील हो रहा होगा 1 4 9 16 100 क्या है? ये सारे स्क्वायर है, कोई 1 का स्क्वायर है, कोई 2 का स्क्वायर है, कोई 3 का स्क्वायर है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ 4 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। अब याद करो, हमने जो सीरीज पढ़ी थी वहाँ पे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n हमने सम पढ़ा था। इसी तरह से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस डेज अप टू n स्क्वायर का हमने सम पढ़ा था। उसका फॉर्मूला हमने क्या लिखा था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख लेता हूँ 4। आप लोगों के लिए फॉर्मूला वापस इक्वल कर देता हूँ, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। अब देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 10। तो मैं n की वैल्यू 10 पुट कर देता हूँ। 4 10 10 प्लस 1 दैट इज 11 एंड 10 टू जा 20, 20 प्लस 1 इज 21 अपॉन 6। अब मुझे केवल इसकी कैलकुलेशन करनी है, तो आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, मैं कैलकुलेटर से देख लेता हूँ। व्हाट फाइनली वी आर गेटिंग 4 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6, मुझे मिल रहा है 1540।
So our answer is 1540. So this is the option number 2. So in this way we will use the just simple logic and we will solve this problem. Now we are moving to the next problem. Okay, here the equation of a curve is given by y equal to x square plus 2 minus 3x. The curve intersect at the x axis. अच्छा, आप याद करो जब भी मैंने आपसे कहा x एक्सिस पे कट करने की बात करोगे तो कोई भी कर्व x एक्सिस पे कट रहा है इसका मतलब उसके लिए y की वैल्यू 0 हो गई. ये बेसिक लॉजिक है हमारा. और y एक्सिस पे कट करेगा तो x की वैल्यू 0 हो गई. यही हमने थ्योरी में पढ़ा है. तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मुझे क्या इक्वेशन मिल रही है x. मैं थोड़ा इसको रीडिजाइन कर लेता हूँ जिससे सॉल्यूशन हमारा फास्ट हो जाए. एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. अगेन इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अब फैक्टर्स तो आपने बचपन में पढ़े ही हैं. आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स करोगे एंड यू विल सॉल्व इट. तो व्हाट आई विल से एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. आई होप इट इज क्लियर. ओके, अब मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ. एक तो मेरा आ गया x माइनस 2 और एक मेरा आ गया x माइनस 1 मस्ट बी 0. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यानी x की दो वैल्यू हो गई मेरी बिकॉज x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 हो गई और x माइनस 2 इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 2 हो गई. इट मीन देर आर टू ऑप्शंस वेयर इट विल इंटरसेक्ट. वन इज द x की वैल्यू 1, y तो 0 ही तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0. ये भी मेरा ट्रू हो गया. दूसरा मेरा x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये भी ट्रू हो गया. इट मीन्स व्हाट आई विल से both 1 and 2 will be correct. Okay, so let me erase these two because option 3 is right. So in this way we will solve this problem. Now we are moving to the next problem. Here we are observing the kinetic energy of the particle. The kinetic energy of the particle is given by k equal to half mv square. That we know very well. Kinetic energy half mv square, potential energy mgh. The kinetic energy of the particle moving along the x-axis varies at kinetic energy changing with the position because 9 minus x square x will change, kinetic energy will automatically change. Then the region in which the particle lies. अब आपको पता चलिए kinetic energy कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है. हमें kinetic energy को पॉजिटिव करके ही सारी बातें करनी है. ये हम लोगों को पता है बिकॉज हाफ mv स्क्वायर में हाफ तो पॉजिटिव होता है. मास कभी नेगेटिव होता नहीं. अगर तुम्हारी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव को स्क्वायर करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी. अल्टीमेटली आपको क्या चेक करना है 9 माइनस एक्स स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0. अगर मैं ये इनइक्वालिटी लगाऊं माइनस कॉमन ले लूँ तो व्हाट आई कैन से एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0. अब वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया. फैक्टर कर लोगे ए प्लस बी ए माइनस बी तो आपको क्या मिल गया एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 3 लेस देन 0. अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले सवाल लिया था उसमें भी हमने क्या किया था नंबर लाइन बनाई थी. तो चलो हम लोग वापस एक नंबर लाइन बना लेते हैं. इसमें हम लोग x प्लस 3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू माइनस 3 आ गई. एक तो माइनस 3 पे मार्क कर लो और x माइनस 3 को करोगे तो 0 करोगे तो प्लस 3 आ गया, मार्क कर लिया. अब देखो इससे पहला जो सवाल था उसमें ग्रेटर देन 0 था, यहाँ पे लेस देन 0 है. यानी यहाँ पे जो रीजन जहाँ पे पार्टिकल लाई करेगा वो इन दोनों के बीच में होगा. बिकॉज पिछला जो सवाल था उसमें ग्रेटर देन 0 था तो पार्टिकल मैंने इधर लिया था इधर लिया था. तो नंबर लाइन में आप ड्रॉ करोगे, मैंने आपको सिखा रखा कर्व इस तरह से बना दो और नेगेटिव रीजन की बात करोगे इसलिए हम लोग माइनस 3 से 3 की बात करेंगे. तो माइनस 3 से 3 की बात करोगे ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन हो नहीं सकता, डायरेक्टली ऑप्शन 2 विजिबल. तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन 2. ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं. ओके, इन दिस प्रॉब्लम द वैल्यू ऑफ 16.016 पावर हाफ जो मैंने बाइनोमियल डिस्कस किया था 1 प्लस एक्स की पावर n 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n या 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, उसका बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है आप लोगों के लिए. तो देखो जैसे ये सवाल पढ़ते हो आपके दिल में सीधा बाइनोमियल क्लिक करना चाहिए कि मुझे कुछ भी हो इस सवाल को मुझे 1 प्लस एक्स की पावर n में मुझे सेट करना है या 1 माइनस एक्स की पावर n में सेट करना है या 1 प्लस की पावर माइनस n में सेट करना है. ये सेटिंग आपको आनी चाहिए. अब आप कैसे करोगे इस सवाल को? देखो मुझे सेट करना है तो मुझे 1 अंदर लाना है. तो मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी बनती है, मैं 16 को इसको लिख लूँ 16 प्लस 0.016 की पावर हाफ. आई होप ये चीज़ आपको पता चल गई होगी. अब मैं इसमें से 16 की पावर हाफ कॉमन ले लूँ तो जब 16 की पावर हाफ कॉमन आएगा तो बाहर आएगा तो 4 बन जाएगा. तो मेरा क्या बन गया ये 4, ये तो मेरा बाहर आ गया 1
प्लस 0.016 अपॉन 16, दिस इज पावर हाफ। आई होप यहाँ तक मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ मुझे, इसका एडवांटेज हुआ मैं बायनोमियल थ्योरम में लगा लूंगा। हम वहाँ पे क्या देखते थे, इफ 1 इज ग्रेटर देन x, तो हम इसको क्या लिख लेते 1 प्लस एन एक्स। यहाँ पे वही लॉजिक देखो, 1 इज ग्रेटर देन 0.016 डिवाइडेड बाई 16, तो बायनोमियल थ्योरम लगा दो, तो आपको क्या मिल गया 4 1 प्लस हाफ इंटू 0.016 अपॉन 16 लाइक दिस। थोड़ा ब्रैकेट सेम हो गया तो मैं ब्रैकेट की डिजाइन चेंज कर देता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट ए सेकेंड। ओके, इसको मैं 16 कर लेता हूँ लाइक दिस। तो ये मैंने बायनोमियल लगा ली, बिकॉज 1 प्लस एक्स की पावर n हो गया 1 प्लस एन एक्स। सीधा सीधा सवाल है, इसमें अपने कोई ऐसे हार्ड वर्क कम नहीं किया है, कैलकुलेशंस करेंगे। अब हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं 4 1 प्लस, अब देखो 0.016 16 से डिवाइड किया तो ये हो गया 0.001, फिर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 0.005, यहाँ तक आप लोग चेक कर लो। तो ये हो गया आपका, इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये हो गया 4 इंटू 1.005, ठीक है। अब या तो आप इसके कैलकुलेट कर लो, 5 4 जा 20, तो ये 22 यहाँ आ गया, 2 जीरो बच गया, फिर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 4.002। तो आपका ऑप्शन आ गया इसमें 4.002, ऑप्शन बी इज ट्रू। आई होप बायनोमियल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जो आप लोगों को आना चाहिए। Now we are moving for the next problem. Okay, in this problem we have been given that electric power in a circuit depends on external resistance, कि कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और पावर मैक्सिमम। देखो जब भी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल आएगा आपको सीधा सीधा क्लिक हो जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन की बातें करनी है हमें, बिकॉज मैक्सिमम मिनिमम का सवाल होगा डिफरेंशिएशन में जीरो करना है। तो चलो हम वही चीज़ लगाते हैं, P इक्वल टू 4R अपॉन R प्लस 2 का होल स्क्वायर। मैं इसको लिखूंगा dP बाई डी आर मस्ट बी 0। अब आपको सोचो, आपका ये u अपॉन v वाला फैक्टर बन गया। आपने क्या पढ़ा डिफरेंशिएशन में, d बाई डी एक्स u अपॉन v इक्वल टू v डी यू बाई डी एक्स माइनस u डी वी बाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगा रहा हूँ। 4R को मैं u मान रहा हूँ और इसको मैं v मान रहा हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा v यानी r प्लस 2 का होल स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, यानी मेरे यहाँ पे क्या हो गया डी यू बाई डी आर। तो डी यू बाई डी आर करूंगा तो 4R का क्या बच गया ओनली 4, माइनस u की जगह क्या लिखूंगा 4R। अब मैं r प्लस 2 का होल स्क्वायर का डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो x की पावर n का क्या होता है nx n माइनस 1। तो एक तो मेरा क्या बच गया 2, r प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 तो 1 ही हो गया। फिर r प्लस 2 का डिफरेंशिएट करूंगा, बचा हुआ फंक्शन 2 का 0 हो गया, r का 1 हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर u v डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी यू बाई डी एक्स अपॉन वी स्क्वायर। सॉरी, तो v की वैल्यू मैं लिखूंगा r प्लस 2 का होल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर 4 हो गया, इट मस्ट बी 0। तो मुझे r प्लस 2 की पावर 4 से मतलब ही नहीं है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा 0 करूंगा, मुझे सिंपल ऊपर वाली कैलकुलेशन करनी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे r प्लस 2 कॉमन लेके काट दूँ, ये मैंने कॉमन लेके काट दिया, 4 भी मैं कॉमन लेके काट दूँ, तो मेरी इक्वेशन क्या बनी r प्लस 2 माइनस 2r इक्वल टू 0। अब हम इसको देखते हैं आगे ये कैलकुलेशन, r प्लस 2 माइनस 2r, तो माइनस r, तो r उधर चले गया, तो r की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2 Ω। तो फाइनली वी विल कैलकुलेट एंड पावर विल बी मैक्सिमम व्हेन r इज गिवन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस, तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 2 Ω। सो आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ पे कैपिटल R भी लिख सकते व्हेन r इक्वल टू 2 Ω। सो दिस इज योर आंसर। द इक्वेशन y इक्वल टू 1 माइनस, ओके, हमने जो एक्सपोनेंशियल e की पावर x e की पावर माइनस ऐसे ग्राफ स्टडी करे थे उसी से रिलेटेड है, और वहीं पे मैंने आपको एक ट्रिक दे दी थी, आप डिफरेंशिएशन करो ग्राफ ड्रॉ करो आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे सवाल है आपका y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस x, ये सवाल ऐसा भी हो सकता था y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर x। मैंने आपको क्या कहा था वहाँ पे आप डिफरेंशिएट करो, यानी y डैश इक्वल टू 1 का तो हो गया 0 माइनस e की पावर माइनस x का माइनस x का माइनस 1 और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस, यानी इस माइनस को मैं हटा सकता हूँ, क्योंकि देखो वापस इक्वल करो माइनस x का माइनस 1 आएगा,
तो ये -1 लिख लिया। चलो अब इसको करोगे y डैश इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया आपका e की पावर x। यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, y डैश इक्वल टू 1 का 0 माइनस e की पावर x। अब x का तो 1 होगा तो ये तो सिंपल यही रहेगा, ये में माइनस लगाना है, यहाँ पे माइनस लगाओगे। अब एक तो आप ग्राफ ड्रॉ करो e की पावर माइनस एक्स का, लाइक दिस। ये तो आपका ग्राफ हो गया e की पावर माइनस एक्स का। यहाँ पे कोई समझ में आने में कोई दिक्कत ही नहीं है। एक आपको ग्राफ ड्रॉ करना e की पावर x का। अब जो e की पावर x का ग्राफ अगर पॉजिटिव होता तो इधर चलता, नेगेटिव तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में चलाओगे, ये नीचे वाले क्वाड्रेंट में चला जाए ग्राफ। तो ये तो ग्राफ हो गया आपका e की पावर माइनस एक्स का, और ये ग्राफ हो गया आपका e की पावर x का। ये आप लोगों को विजिबल हो गया। अब इस ग्राफ में हमेशा देखो ऑलवेज द वैल्यू इज पॉजिटिव, यानी ये ग्राफ किसका हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और इस ग्राफ में देखो ऑलवेज द वैल्यू इज नेगेटिव, ये किसका हो गया, एक्सपोनेंशियल डीके। तो हमारे को ये पूछा था y इक्वल टू 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ये आप लोगों को ध्यान होना चाहिए, ठीक है। वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो हियर वी आर सपोज टू कैलकुलेट इन विच पार्ट स्लोप द ग्राफ इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। किस पार्ट में स्लोप, ठीक है। तो अब dy बाई डी एक्स देख लो। तो एक चीज़ तो आपको डायरेक्ट क्लियर हो रही है कि सी से डी में तो डायरेक्ट पॉजिटिव हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका सी टू डी रीजन है। यहाँ फिसल पट्टी ऐसी बनाई, फिर यहाँ स्लोप बनाया, फिर यहाँ स्लोप बनाया। तो आप बचपन में पार्क में खेलने जाते थे, आपको पता चल गया कि स्लोप इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ बैठोगे तो थोड़ा धीरे आओगे, यहाँ बैठोगे तो जल्दी नीचे आ जाओगे। सो ऑफकोर्स सी डी तो रीजन हो गया। अच्छा, इसमें और भी चीज़ चेक करनी है, जैसे ओ ए रीजन, ए बी रीजन, बी सी डी रीजन, ओनली एट ई। तो ओ ए रीजन में देखो ओ से ए में आप देख रहे होंगे स्लोप डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्लोप ऐसे लगेगा, फिर एंगल चेंज होता जा रहा है, स्लोप डिक्रीज हो रहा है। ए से बी का रीजन में देखो ओनली ए बी, ओनली बोल रहे हैं ना, ओनली ए बी। ए बी में यहाँ पे स्लोप ऐसा है, फिर स्लोप ये हो गया, फिर स्लोप ये हो गया, यानी माइनस, अगर मैं ए पे -5 बोलता हूँ तो -4 -3 इंक्रीज हो रहा है ना। अब मैं बी सी रीजन की ओर देख लूँ एक बार, बीसी रीजन में देख लेता हूँ। वही स्लोप डालो, थोड़ा इसको ग्राफ को इधर बना लो, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये आपको ग्राफ में कि जो आपका, जस्ट सेकंड पेन थोड़ा इधर, सी पे अगर आप स्लोप डालते हो तो सी पे तो स्लोप 0 हो रहा है, ये बात तो सबको क्लियर हो गया। सी पे स्लोप 0 हो रहा है, यहाँ तो कोई टेंशन ही नहीं किसी को। अब देखो ए से बी का जो ग्राफ था वो कुछ कर्व इस तरह से था, ये आपका ए से बी का, फिर बी से ग्राफ आ रहा है, ठीक है। लेकिन ओनली इन ए बी था, तो ऐसा तो है नहीं ओनली इन ए बी आ गया। ऑफकोर्स ए से बी तो पॉजिटिव हो रहा है, तो समझ में आया 0 से चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे देखो बी टू सी चेक करना है। अगर मैं बी पे बोलूँ स्लोप मेरा है, अगर आप देखोगे ए पे तो स्लोप 0 था, सी पे स्लोप मेरा 0 है, ये भी बात मुझे समझ में आ गया। बी पे कुछ ना कुछ स्लोप है, मैंने मान लिया ऑब्ट्यूज एंगल है, टेंजेंट डालोगे यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल है, तो बी पे स्लोप आ गया, सपोज मैंने लिखा -5, ठीक है। फिर यहाँ पे स्लोप डालो इस तरह, लाइक दिस। फिर आगे स्लोप डालो, देखो आगे स्लोप 0 की तरफ जा रहा है। बी से सी में ए पे 0 था, बी पे आते आते -1 -2 -3 -4 -5, सबको फील हो गया। अब बी पे स्लोप सपोज -5 है और सी पे आने पे स्लोप 0 हो रहा है, ये सबको कहानी समझ में आ रही है। यानी -5 के बाद स्लोप कितना होगा, -4, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और फिर 0। यानी ध्यान दो यहाँ पे इस सवाल में, तो बी से सी में भी इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि -5 से अगर 0 हो रहा है तो इंक्रीज ही हो रहा है। यानी अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आ जाएगा, इन बी सी डी। क्यों आंसर आया इन बी सी डी, वो कहानी समझ में आ गई आपको। ए पे 0, सी पे 0, बी पे ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, मैंने कुछ भी वैल्यू ली, -5 ले ली। यानी ए से बी पे जा रहा हूँ, मेरा स्लोप बन रहा है 0 -1 -2 -3 -4 -5। लेकिन जब बी से सी पे जा रहा हूँ तो वापस 0 आ रहा है, तो नहीं, -4 -3 -2 -1 0 बढ़ रहा है ना। तो वहाँ इन विच पार्ट स्लोप द ग्राफ इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, और आंसर इज ऑप्शन 3 इन रीजन बी सी डी।
तो काफ़ी अच्छा सवाल पूछा आप लोगों ने, एंड आई होप I have justified you with this answer. Now we are moving for the next problem. Okay. अब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमें a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और हमें गिवन है सिचुएशन 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा इक्वल टू a sin थीटा प्लस 5। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको किसी तरह से LHS को RHS की फॉर्म में अरेंज करें। तो ऑफकोर्स काफ़ी आप लोगों ने प्रैक्टिस करी है, जब भी 3 और 4 की कैलकुलेशन आती है तो आपके माइंड में 37 डिग्री 53 डिग्री क्लिक कर जाता है, ये आपको पता है। यानी इसको 37 डिग्री 53 डिग्री पर अपने को सेट करना है। तो वही बात, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से डिवाइड किया या 5 से डिवाइड किया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, नो चेंज। अब 5, अब ध्यान देना साइन थीटा। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे दिस इज द वैल्यू ऑफ द cos 53 because cos 53 is 3/5 plus cos theta, this is value of the sin 53। ये बात आपको पता चल गया, बिकॉज sin 37 3/5 होता है, sin 53 4/5 होता है। अब 5 बाहर ले लो, आप इसको लिख लो साइन ब्रैकेट ये वाला अब हटा देते हैं, साइन थीटा प्लस 53 डिग्री, साइन ए प्लस बी, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, अब अपन ने इस फॉर्मेट में एडजस्ट कर लिया। देखो ए साइन थीटा प्लस 53 डिग्री। अगर आपसे सवाल पूछता कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द 5, आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे 53 डिग्री। आपसे सवाल पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द कैपिटल ए, तो आप ध्यान से देखोगे कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई 5। तो व्हाट इज आवर आंसर? आंसर इज ऑप्शन 3। सो एक ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा एप्लीकेशन है ये भी। Now we are going for the next problem. अब इंटीग्रेशन की बात करते हैं इस सवाल में। तो ये भी आपका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है। 0 to इन्फिनिटी ई की पावर लिमिट पर लगा लेंगे। पहले हम लोग ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स को सोल्व कर लेते हैं। देखो e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर माइनस एक्स को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दोगे तो -1 आ गया। -1 को आप क्या लिखोगे? माइनस e की पावर माइनस एक्स। ये हमने काफ़ी प्रैक्टिस कर लिया। अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो, पुट x इक्वल टू टी तो dx इक्वल टू डी टी, वहाँ से करोगे तो भी आपका आंसर यही कुछ आने वाला है, माइनस e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं 0 to इन्फिनिटी। 0 to इन्फिनिटी आप क्या लिखोगे? इसको माइनस तो बाहर रख लो। अब एक बार तो लिमिट लगाओगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी, एक बार x की वैल्यू क्या लिखोगे? 0, माइनस लोअर लिमिट x की जगह 0 लिख दिया। ठीक है, अब मैंने आपसे क्या बोला, ये एक नंबर है, मैंने आपको सिखा रखा 2 पॉइंट समथिंग। तो हम लोग इसको नंबर की फॉर्मेट करते हैं, -1 अपॉन e की पावर इन्फिनिटी -1 अपॉन e की पावर 0। अब देखो किसी भी नंबर की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी बनेगा, तो आप आगे क्या सोल्व करोगे इसको? -1 अपॉन इन्फिनिटी -1 अपॉन e की पावर 0। आपको सिखा रखा किसी भी नंबर की पावर 0 करोगे तो 1 आएगा, और 1 बाई इन्फिनिटी क्या हो गया? 0 -1, 0 -1 इज -1, एक माइनस ऑलरेडी बाहर है, माइनस प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया ऑप्शन 1। दिस इज द आंसर इज +1। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक बार चेक कर लो, कहीं डाउट हो मुझे पूछ लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। वापस बायनोमियल का सवाल आ गया। अब आप बायनोमियल सोचो, इसके अंदर बायनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, ये तो पिछला सवाल। बायनोमियल में हम लोग क्या करते हैं, हमें किसी तरह से x की पावर n या 1 माइनस एक्स की पावर n इनमें सेटिंग करनी होती है, n पॉजिटिव नेगेटिव सेटिंग करनी होती है। अब 1 प्लस तो हो ही नहीं सकता कि वैल्यू 1 से कम है,
ये तो फील हो गया कि मैं 1 प्लस तो कर ही नहीं सकता, यानी मुझे ये वाली सेटिंग करनी 1 माइनस एक्स की पावर n की सेटिंग करनी है, ये भी आपको फील हो गया। अब आप लॉजिक लगाओ, तो सेटिंग करो तो क्या लिखोगे, 1 माइनस, मैं लिख रही हूँ इसको 0.004, यस, बिकॉज 10 माइनस 4 6, फिर 9 बच गया, ठीक है, कि पावर 1/4। चेक करो, अब आपको पता है कि मैं 1 में लगा सकता हूँ, बिकॉज 1 इज ग्रेटर देन 0.004, तो 1 माइनस एक्स की पावर इनको क्या लिखता हूँ मैं, 1 माइनस एन एक्स। अब ये वाली बाइनोमियल में यहाँ लगा लेता हूँ, तो मुझे क्या मिला, 1 माइनस 1/4 इंटू 0.004, और ये तो डायरेक्ट डिवीजन हो गया। 1 माइनस क्या लिखा मेरा, 0.001। अब इसमें मैं माइनस करूँ तो 10 माइनस 1 हो गया 9, फिर 10 माइनस 1 9, फिर 10 माइनस 1 9, तो 0.999 आ गया, ऑप्शन 4। चेक करो आप लोग। सो आई होप दिस इज द वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ द बाइनोमियल थ्योरम। कैसे बाइनोमियल के 2 सवाल आ चुके हैं इस प्रैक्टिस में, तो आपको पता चलेगा बाइनोमियल को आपको कैसे यूज करना है, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 4 पावर 4 अपॉन 4 प्लस 0.01 पावर 4, ओके। अगेन दिस इज बाइनोमियल लाइक प्रॉब्लम, और देखते आपको पता चल गया होगा, डिनोमिनेटर देखोगे तो आपको पता चल गया, डिनोमिनेटर में आपका है 4 प्लस 0.01, यानी 1 प्लस एक्स की पावर n में आपको सेट करना है किसी भी तरह से, ये आपका मेन काम है। और 1 इज ग्रेटर देन एक्स करके 1 प्लस एन एक्स लगाना है, बात खत्म। तो देखो न्यूमिनेटर में तो हम लोग 4 की पावर 4 ही रख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं 1 बनाना, तो मैं इस 4 को बाहर लूँ, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा हम लोगों को, इस 4 को मैं बाहर लूँ, लेकिन इधर तो 4 है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँ, ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अब मैं 4 को जैसे बाहर लूँगा, पावर अपने बाहर आ गया, तो अंदर क्या बच गया, 4 की पावर 4 तो बाहर आ गया, 1 प्लस ऊपर का 4 तो बाहर आ गया, 0.01 अपॉन 4 पावर 4, ये आपका लॉजिक बन गया होगा। अब आप 4 की पावर 4 से 4 की पावर 4 कैंसिल कर दो, अब 1 प्लस एन एक्स लगाओगे, ये तो हो गया 1 अपॉन, हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस ये 4 आगे लेके आओगे एन एक्स करने के लिए, तो 4 से 4 कट जाएगा, जैसे आगे आएगा, तो क्या बच गया 0.01। मैं वापस समझा देता हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे आपका 4 ऑलरेडी था, ये 4 ऑलरेडी है, तो 1 प्लस एन एक्स करोगे, एन है, ये आगे लेके आओगे, एन यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ 0.01 बचा, तो आपके क्या बचा 1 अपॉन 1.01। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, 1 अपॉन 1.01, तो डायरेक्टली देखने से पता चलता है 0.99 आ जाएगा, तो फाइनल आंसर इज 0.99, ओके। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो इट इज अ डिफरेंशिएशन प्रॉब्लम, हमें गिवन है y इज फंक्शन ऑफ x एंड x इज फंक्शन ऑफ टाइम, और हमें निकालना dy by dt, वी हैव टू कैलकुलेट dy by dt। देखो, इफ इट इज अ y इज फंक्शन ऑफ x एंड इट इज x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वी नो वेरी वेल, हम लोग इजीली यहाँ से dy by dx कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें हम सब चैंपियन हैं। ये कितना आ जाएगा cos x, और यहाँ पे इजीली हम dx by dt कैलकुलेट कर लेंगे, और आपकी इसमें वैल्यू कितनी आ जाएगी 3t का, तो 3 कांस्टेंट है, बाहर लो, dt by dt 1 हो गया। अब आप देखो dy by dt निकालना, तो आई थिंक आप लॉजिक लगाओगे, तो यू कैन से dy by dt कैन बी रिटन एज द dy by dx इंटू dx by dt। देखो dx से dx कैंसिल हो गया, ऑब्वियस dy by dt आ गया, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dy by dx, इट इज cos x। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द dx by dt, इट इज 3 कांस्टेंट आगे लेके आ जाओ, 3 इंटू कॉस एक्स। बट सवाल को ध्यान से पढ़ो, वहां पे x की वैल्यू पे कुछ ना कुछ दे रखी है। अब डिवाई बाई वाई इज फंक्शन ऑफ टाइम करना है, डिवाई बाई dt में तो वाई इज फंक्शन ऑफ टाइम सेट करना है आपको किसी तरह से, ये ध्यान रखना। तो x की वैल्यू 3t है, x की वैल्यू 3t पुट कर लो, तो आपने क्या मिला dy बाई dt इक्वल टू 3 cos t, x सॉरी x की वैल्यू 3t है ना, 3 cos 3t, इरेजर लगा लेता हूँ मैं, विल से 3 cos
3t। मैंने क्यों कन्वर्ट किया, ये आंसर क्यों नहीं माना, बिकॉज ये मेरा dy बाई dt आया है और मुझे y इज फंक्शन ऑफ t निकालना है, और जबकि y का फंक्शन यहाँ पे क्या आ रहा है, x आ रहा है, और मुझे गिवन भी x इक्वल टू 3t, मैं पुट करूंगा तो dy बाई dt इक्वल टू क्या है, 3 cos 3t, तो मेरा ऑप्शन 3 सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू, देखते ही आपके दिल में फील आ रहा है डिफरेंशिएशन तो है ही है, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैक्सिमम वैल्यू पे ना देखो, एफ एक्स इज गिवन बाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, मैक्सिमम के लिए डिफरेंशिएट कर दो, डी बाई डी एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मस्ट बी जीरो, तो मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी, मैक्सिमम मैंने सेकंड का मैक्सिमम नहीं होगा, तो डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना हो गया, कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स कितना हो गया, माइनस साइन एक्स इक्वल टू जीरो, तो साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, और ये आप कर सकते हो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू वन, यहाँ से आपको क्या मिला, टेन एक्स इक्वल टू वन, तो वी ऑल आर इंटेलिजेंट, एक्स इज गिवन बाई 45 डिग्री है पाई बाई 4, बिकॉज टेन 45 डिग्री इज वन, एक्स की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब मैं एक्स की वैल्यू 45 डिग्री यहाँ पुट कर रहा हूँ, तो देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई मेरी, साइन 45 प्लस कॉस 45, तो मैं देखता हूँ साइन 45 इज 1 बाई रूट टू, कॉस 45 इज ऑल्सो 1 बाई रूट टू एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 इज 2 बाई रूट टू, तो हमारा आंसर आएगा 2 बाई रूट टू, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई डायरेक्ट ऑप्शन है नहीं, तो हम लोग ये कर सकते हैं 2 को रूट टू इंटू रूट टू करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा रूट टू, तो हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा इस तरीके से। तो हम एग्जाम मीमा के काफ़ी सवाल कर चुके हो और सबको पता है डिफरेंशिएट करना है, इक्वल टू जीरो करना है, एंड फाइनली यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड गेट द रिजल्ट। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो ये अलजेब्रा की काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है ये भी। देखो, इफ द स्क्वायर ऑफ एक्स वेरीज एज क्यूब ऑफ वाई, आपको गिवन है स्क्वायर ऑफ एक्स वेरी कर रहे हैं एज अ क्यूब ऑफ वाई, ओके, एंड एक्स इक्वल टू 3 एंड वाई इक्वल टू 4, ये भी आपको गिवन है, तो हम इसको पहले एक्स इक्वल टू 3 वाई इक्वल टू 4 करके इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। ये आप क्या लिखोगे, प्रोपोर्शनल जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा के वाई क्यूब, अब एक्स की वैल्यू 3 रखो, वाई की वैल्यू 4 रखो, तो 9 के 4 4 जा 16 4 जा 64, तो आप देखो के की वैल्यू आ गई आपकी 9 बाई 64, तो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई क्यूब, के की जगह रखोगी 9 बाई 64 इंटू वाई क्यूब, ये आपकी इक्वेशन होगी। आपको y की वैल्यू निकालनी जब x की वैल्यू है 1 बाई रूट 3, ठीक है साहब, x की वैल्यू है 1 बाई रूट 3, स्क्वायर कर लो 9 बाई 64 इंटू वाई क्यूब, तो 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 3 हो गया, 9 बाई 64 इंटू वाई क्यूब हो गया, तो वाई क्यूब की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, ये हो गई आपकी 64 अपॉन 27, तो वाई क्यूब रूट निकाल लो तो 64 का क्यूब की रूट किया तो 1 बाई 3 किया तो कितना हो गया 4, और 27 कितना हो गया 3, तो वाई की वैल्यू आएगी मेरी 4 बाई 3, ऑप्शन 2, ठीक है। नो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी वेरी विद टाइम t इक्वल टू t नॉट प्लस अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा साइन टी केल्विन में है ना, ठीक है जी। वेर टी नॉट इज द टेम्परेचर इन केल्विन एट टी इक्वल टू जीरो, ठीक है, टी इक्वल टू जीरो यहाँ पुट करो तो ये जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, तो टी नॉट केल्विन हो गया, बिल्कुल सही है। अल्फा की वैल्यू आपको 2/पाई केल्विन पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है, बीटा की -4 केल्विन दे रखी है, ठीक है जी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर टी इक्वल टू पाई सेकंड, अच्छा रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर निकालना है, यानी बेसिकली मुझे क्या निकालना है, डी टी बाई डी टी, और किस टाइम पर निकालना है, टी इक्वल टू पाई सेकंड पर निकालना है मुझे, सवाल है, ठीक है जी।
अब अगर आप देखो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर तो केल्विन में आएगा और चेंज केल्विन सेकेंड, यानी आंसर में या तो ऑप्शन 3 आएगा या ऑप्शन 4 आएगा। ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा। 1 और 2 तो वैसे गए काम से, क्योंकि dt बाई dt निकालना तो dt केल्विन में होता है और d स्मॉल t किसमें होता है, टाइम सेकंड में होता है। तो केल्विन बाई सेकंड में हो गया, बात खत्म। यानी ऑप्शन 3 ऑप्शन 4 में से एक में दिमाग लगाना है मुझे, बात खत्म। ये 2 ऑप्शन तो मेरे वैसे ही कट गए। तो चलो सर इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इस टी नोट का तो 0 हो गया, अल्फा टी स्क्वायर का क्या लिखोगे तुम, 2t। तो मैं इसको कर लेता हूँ 2t प्लस बीटा साइन टी का क्या लिखोगे, कॉस टी। अब टी की वैल्यू पाई पुट कर दो सर, तो आपको क्या मिलेगा, डी टी बाई डी टी इक्वल टू 2 अल्फा पाई प्लस बीटा कोस पाई। कोस का ग्राफ आपको पता ही है, 1 -1 0 0, यानी कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो -1 इंटू बीटा माइनस बीटा, तो मैं माइनस थोड़ा सा यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी प्लस हटा देता हूँ, ये माइनस लगा देता हूँ, माइनस बीटा। अब मुझे वैल्यू पुट करनी, अल्फा की जगह क्या रखना, 2/पाई। चलो सर 2/पाई इंटू पाई माइनस बीटा की जगह क्या रखना, -4। बीटा की जगह -4, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस प्लस 4 प्लस 4 कितना हो गया तुम्हारा 8। तो देखो 8 और 0.8 में देखना तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द डिफरेंशिएशन। कैसे करना है जो मैंने आपको फील करा दिया। नो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल विद गिवन पैरामीटर आर ए एंड बी, रेक्टेंगल की साइड आपको गिवन है, ठीक है। कोई पेरीमीटर मान लेना ना, पेरीमीटर तो आप कर ही लोगे, 2a प्लस बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उसमें कोई पंगा ही नहीं है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी में हमें रिलेशन निकालना है, फॉर विच एरिया ऑफ द गिवन रेक्टेंगल मैक्सिमम। फिर वही बात है, मैक्सिमा और मिनिमा का सवाल आ गया, डिफरेंशिएशन तो करना ही है, सीधी सी बात है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, या तो ए को बी की फॉर्म में कन्वर्ट करो, बी को ए की फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो मेरा आंसर आ जाएगा। ये मेरा पेरीमीटर है, वो पेरीमीटर तो कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ से मैं ए प्लस बी को भी कांस्टेंट कर सकता हूँ। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि के बाई 2 मेरा क्या हो गया, के। अब मैं ए को बी में, बी को ए में कन्वर्ट करता हूँ। सपोज मैं से बी की वैल्यू निकालता हूँ, मैं क्या लिखूंगा, के माइनस ए। तो एरिया को मैं क्या लिखूंगा, ए इंटू के माइनस ए। एरिया कितना हो गया मेरा, ए इंटू के माइनस ए स्क्वायर। अब इसको मुझे मैक्सिमम मिनिमा का सवाल है, तो डिफरेंशिएट करो, डी ए बाई डी स्मॉल ए इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट, इसको लिखा तो के कांस्टेंट है, बाहर ले लो, डी ए बाई डी ए 1 हो गया, माइनस, जस्ट ए सेकेंड, अरे पीछे वाला गया, माइनस ए स्क्वायर का क्या किया, 2a इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी ए की वैल्यू देखो कितनी आ गई, के बाई 2। अब ए की वैल्यू के बाई 2 उठा के रखो, बी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, के माइनस के बाई 2। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, के बाई 2। तो आप ध्यान से देखो, ए की वैल्यू भी के बाई 2 है, बी की वैल्यू भी के बाई 2 है, तो आपका ऑप्शन तो सही हो गया ना। ओके चलो, सब डिफरेंशिएशन का एक अच्छा कंसेप्ट है। नो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके यहाँ पे देखो आप, ये सवाल देखो, a particle is moving along the x axis and its position x vary with time according to algebra का सवाल है। x की वैल्यू आपको गिवन है 20t माइनस 2t स्क्वायर। आपको वो टाइम बताना है जब x की वैल्यू 32 है, ठीक है साहब। तो पहले x की वैल्यू 32 रख लो, 20t माइनस 2t स्क्वायर क्वालिटी हो गई, तो एडजस्ट करो, 2t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 32 मस्ट भी 0, 2 कॉमन ले लो, t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 16 इक्वल टू 0। अब हम इसको सोल्व करो, 8 to 2 हो गए फैक्टर आराम से,
टी स्क्वायर माइनस 8t माइनस 2t प्लस 16 इक्वल टू 0। t माइनस 8 और t माइनस 2 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ गई? 2 भी आ गई, 2 की वैल्यू 8 भी आ गई। दो ऑप्शन आ गए, 2 भी हो जाएगा, 8 भी हो जाएगा। ठीक है, तो एलजेब्रा का एक बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। या तो डिफरेंशिएशन कर लो या ट्रिग्नोमेट्री से कर लो, जो तुम्हें समझ में आए। ठीक है, लाइक if I say the value of phi is given by 5 cos थीटा माइनस 12 sin थीटा। अब मैंने तुम्हें सिखा रखा है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, सोचो रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। तो अगर आप रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हो यानी रूट 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करते हो तो आपका आ जाएगा 25, 144, 169 का स्क्वायर रूट लोगे 39 है। यानी 13 से अपन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो हम क्या लिखेंगे? y इक्वल टू 13 5/13 cos थीटा माइनस 12/13 sin थीटा। अब आपको याद आ गया होगा ये साइन a माइनस बी का एक फॉर्मूला बन गया। दैट यू आर गेटिंग द पॉइंट। क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री में क्या सोचते हो, थीटा लगाओगे और यहाँ पे आप क्या लिखते हो, साइन थीटा मुझे बनाना है ना इसको 5/13, यहाँ पे मैं 12 लिख लूँ और ये मेरा कोई भी एंगल ले लो, अल्फा ले लो। ठीक है जी, तो मैं साइन अल्फा देख रहा हूँ मेरा 5/13 हो गया, कोस अल्फा देख रहा हूँ मेरा 12/13 हो गया। तो बेसिकली वाई कितना हो गया 13 और ये हो गया मेरा साइन अल्फा साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, यानी साइन ए माइनस बी, यानी कि साइन अल्फा माइनस थीटा। ठीक है, एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा माइनस थीटा? साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो इसकी पूरे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 13। तो यू विल गेट द 13। आप इसको डिफरेंशिएशन से भी सोचने की ट्राई करना। जैसे आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या लिखोगे -5 sin थीटा इक्वल टू 12 cos थीटा, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी, ट्राइंगल बना लोगे और इस y में sin थीटा cos थीटा पुट करोगे। अब आपको थोड़ा सा वहाँ लॉजिक ये लगाना कि हो सकता है कि ये वैल्यू कट पिट के 0 हो जाए, तो फिर वो आंसर नहीं, फिर आंसर यही माना जाएगा 13। ये जरूर ध्यान रखना है ना। तो दिस इज द वे टू सोल्व सच प्रॉब्लम। नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट वन। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन एक्स प्लस √3 cos x। चलो ट्रिग्नोमेट्री से हम लोग उसको सोच लेते हैं। आई होप ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल। अगर मैं आपको कोई भी एक फंक्शन देता हूँ a sin थीटा प्लस b cos थीटा और मैं आपसे बोलता हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो आपको थ्योरी लेक्चर से याद आ रहे होंगे जो मैंने डिस्कस किए थे। मैक्सिमम वैल्यू क्या बोलोगे? √a² प्लस b²। ठीक है, और मिनिमम वैल्यू क्या बोलोगे? -√a² प्लस b²। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है √3, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या होगा √a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b²। ठीक है जी, √1 प्लस 3 दिख रहा है मुझे। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या हो गया? -√a² प्लस b², ये -2 हो गया। तो √3 प्लस 1 √4 और ये हो गया -√4, यानी 2 और -2 हो गया। तो मैक्सिमम वैल्यू तो होगी 2, मिनिमम वैल्यू होगी -2। चेक करो, देख लोगे। मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? फिर वही, अब इसको तो डिफरेंशिएशन से करना पड़ेगा। तो हम लोग इसको मिनिमम करना है तो हम लोग क्यों नहीं 4 प्लस साइन थीटा प्लस √3 cos थीटा को मैक्सिमम करना है, यानी d/d थीटा दिस फंक्शन मस्ट बी 0। बात खत्म। 4 का तो 0 हो गया, साइन थीटा क्या लिखोगे cos थीटा प्लस, अभी प्लस लिखो मत क्योंकि cos थीटा माइनस साइन थीटा आने वाला, तो ये आपको क्लिक हो ही जाएगा। √3 cos थीटा का माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो यहाँ से आपका क्या बन गया? cos थीटा इक्वल टू √3 साइन थीटा और साइन थीटा अपॉन cos थीटा
1/√3 दैट इज नथिंग बट दैट इज टेन थीटा। ये आपका टेन थीटा की वैल्यू आ गई। तो मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ये मेरा टेन थीटा आ गया मेरा 1/√3। हाइपोटेनिस रूट बेस का स्क्वायर परपेंडिकुलर 3 + 1/4 ये मेरा आ गया 2। हाइपोटेनिस निकाली होगी ना, √1² + √3²। अब सारी वैल्यूज को पुट कर दो। तो 2/4 + sin थीटा, sin थीटा देखो 1/2 परपेंडिकुलर हाइपोटेनिस प्लस √3 cos थीटा बेस अपन हाइपोटेनिस दैट इज √3/2। तो कितना हो गया आपका 2/4 + 1/2 प्लस √3 × √3 3/2। जस्ट अ सेकेंड, 3/2 है ना। ओके, अब मुझे इसको 2 बनाना है तो मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूँ ना। तो 2/2 एलसीएम लेके ऊपर ले जाएगा तो 2 × 2 4 2 8 8 + 1 9 9 + 3 12। So 2 2 4 4 3 12 1/3. So our answer will be 1/3. All of you check it. Now we move to the next problem. तो ये भी एक ट्रिग्नोमेट्री की अच्छी प्रॉब्लम है आपके लिए। What is the maximum and minimum value of this function? वही सीधा से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दिमाग लगा लो। तो मैं करता हूँ d/d थीटा 3 - cos² थीटा = 0। 3 का तो 0 हो गया माइनस। अब देखो cos² थीटा यानी cos थीटा का स्क्वायर x की पावर n सोचोगे nx n - 1 तो क्या बच गया 2 cos थीटा और 2 - 1 = 1। फिर cos थीटा अगला फैक्टर बचा हुआ है, डिफरेंशिएशन आप लोग सारा मेथड सिखा रखा मैंने आपको। ये cos थीटा क्या लिखोगे -sin थीटा = 0। तो अल्टीमेटली क्या है आपका 2 sin थीटा cos थीटा = 0। ऑल ऑफ यू इंटेलिजेंट। थीटा की वैल्यू 0 रखोगे तब भी आंसर 0 आएगा बिकॉज sin 0 = 0। और थीटा की वैल्यू π/2 रखोगे तब भी आंसर 0 आ गया बिकॉज cos π/2 = 0। तो बात खत्म, दोनों ऑप्शन इसमें रख लो। एक बार रख लेता हूँ 3 - cos² 0 यानी 3 - cos 0 1 1 का स्क्वायर इज 1 3 - 1 is 2। और एक बार लिख लूँ 3 - cos² π/2 इज 0 तो दैट इज ओनली 3। तो देखो मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी आ गई 3, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 2। तो मेरा आंसर क्या आ गया ऑप्शन 2 3, 2। ओके, नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, 8 point p वैल्यू ऑफ द dm/dx where m is a slope। देखो यहाँ पे m is the slope यानी m खुद क्या, अगर ये y है x है तो क्या लिखोगे आप dy/dx। और dm/dx यानी डबल डिफरेंशिएशन है, यानी आपको डबल डिफरेंशिएशन सोचना। देखो ये थोड़ा सवाल में थोड़ा सा इन्होंने अच्छा लॉजिक दिया है। dm/dx में डबल डिफरेंशिएशन सोचना है, सिंगल डिफरेंशिएशन नहीं सोचना है। क्योंकि अगर आपने बोला 0 ओनली तो 0 तो dy/dx होगा, इट इज़ नॉट डबल डेरिवेटिव। तो पहला तो पार्ट गलत हो गया। अब थोड़ा सा आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो। अगर मैं y की जगह x लिखूँ, x की जगह t लिखूँ, एक बार सोचो अगर ये x है और ये मेरा t है तो अगर आप ध्यान दो तो अगर ये एक्सेलरेटिंग ग्राफ है, सीधी कटोरी उल्टी कटोरी लॉजिक तो सिखाया था मैंने आपको। तो ये सीधी कटोरी है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, डबल डेरिवेटिव का दिमाग लगा लोगे तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया पॉजिटिव। तो अच्छा सवाल है, अच्छा लॉजिक दिया है इन्होंने। क्योंकि कभी कभी आप डायरेक्ट dm/dx करोगे तो आप क्या सोचोगे आपने यही टेंजेंट डाल दिया और आपने यहाँ टेंजेंट डालने के बाद आपने क्या करना है 0 कर दोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, बिकॉज डबल डेरिवेटिव पूछ रहा है, सिंगल डेरिवेटिव नहीं पूछ रहा है। तो पी पर सिंगल डेरिवेटिव 0 बट इट इज डबल डेरिवेटिव। तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट टाइम सोचो, आपके दिमाग में फटाफट सीधी कटोरी आया, सीधी कटोरी आया, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव, तो ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, नो वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर्स। इनफाइनाइट सीरीज का मैंने आपको लॉजिक दिया था, आपको याद हो तो a × AR² जीपी के अंदर अपन ने डिस्कस किया था ना, AR³ समथिंग लाइक दिस। एंड व्हाट इज सम इज गिवन बाय a/1 - r, कंडीशन इज 1 शुड बी ग्रेटर देन r। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था वहाँ पे। अब यहाँ पे मैं r देखता हूँ 1 2 2 2 2 4 4 2 8, तो r तो ग्रेटर देन 1 हो गया ना, बिकॉज r मेरा 2 आ रहा, तो ये फॉर्मूला तो मैं लगा नहीं सकता। अगर आप लोग ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करोगे तो गलत हो गया। तो r की वैल्यू तो क्या हो गया 2 2, दिस इज ग्रेटर देन 1, तो यू कैन नॉट अप्लाई दिस फॉर्मूला। तो डायरेक्ट मैंने आपको बोल रखा है ये सीरीज आ गई यहाँ पे r इज ग्रेटर देन 1 है, तो डायरेक्ट आंसर क्या बोलोगे, सम करने का आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये आंसर इज इनफाइनाइट।
Move to the next problem. Okay, again we have the trigonometry problem. tan 37 पाई बाई 3 माइनस कोसेक 3 पाई बाई 4. चलो जी, आपको ASTC रूल याद आ रहा है, ऑल पॉजिटिव साइन कोसेक टेन कोट ASTC कॉस और सेक, दिस इज कोसेक, है ना. अब देखो tan 37 पाई बाई 3, तो tan की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में आ रही है, इस क्वाड्रेंट में आ रही है ना. तो अपन लोग पाई को सेटिंग करनी है इसकी, है ना, पाई बाई 3. तो अगर आप ध्यान दो तो आप इसको कर सकते हो कि पाई में कुछ जोड़ना है मुझे, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ tan 12 पाई प्लस पाई बाई 3, बिकॉज 12 3 36, यस एडजस्ट हो गया, बिल्कुल सही है. 10, क्योंकि यहाँ पे मेरा 10 पॉजिटिव है, तो मैंने एडजस्टमेंट सोच लिया. 12 3 36, 37 पाई बाई 3, बिल्कुल सही है. तो 10 12 पाई, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 12 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और पाई में ऐड करो तो 10 पाई बाई 3 बचेगा. ये तो 10 पाई बाई 3 है ना, यानी 10 60 डिग्री, 10 60 डिग्री कितना हो गया तुम्हारा, √3. तो एक तो निकल गया आपका. अब कोसेक, कोसेक के लिए मैं यहाँ सोचूं या यहाँ सोचूं, दो चीज़ में सोचूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे लिए. तो 3 पाई बाई 4 अगर डायरेक्ट सोचो तो 3 पाई बाई 4 यानी 135 डिग्री, यहाँ पहुँच जाओ तुम. तो अगर ये साइन 3 पाई बाई 4 होता तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है साइन 3 पाई 5 बाई 4, यहाँ पे पाई बाई 4 बच गया. तो साइन पाई बाई 4 तुम्हारा कितना आ रहा था, √2, पॉजिटिव आएगा इस क्वाड्रेंट में. सॉरी 1 बाई √2, साइन पाई बाई 4 कितना आएगा तुम्हारा, 1 बाई √2. तो कोजेक 3 पाई बाई 4 कितना आ गया तुम्हारा, देखो कोजेक 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी, √2. कोजेक 3 पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी, √2, और पॉजिटिव होगी इस क्वाड्रेंट में. तो साइन कोसेक दोनों पॉजिटिव होते हैं. तो कोसेक 3 पाई बाई √2 होगी. तो tan 37 पाई बाई 3 ये तो होगी मेरा √3 माइनस कोसेक 3 पाई बाई 4 कितना हो गया मेरा, √2. तो √3 माइनस √2, ऑप्शन फर्स्ट इज ट्रू. ठीक है. नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम. द एरिया ऑफ द सर्कल इज गिवन बाय, area is given by s equal to pi r square. r is the radius of the circle. Find the change in the area of the circle, यानी आपको चेंज इन एरिया निकालना ds. जब रेडियस आपकी इंक्रीज हो रही 10 से 10.001 सेंटीमीटर, यानी r आपकी कितनी थी 10, और आपको dr कितना दे दिया इसने, 0.001 सेंटीमीटर, है ना, ये भी सेंटीमीटर है. डिफरेंशिएट कर लो, ds बाई dr, तो पाई r स्क्वायर कितना हो गया 2r, और ds बाई dr तो r ही आ जाएगा. अब केवल वैल्यू पुट करनी है, 2 पाई की जगह क्या, अच्छा पाई में आंसर आ रहा है पॉसिबिलिटीज है, तो अभी पाई रख लेते हैं. पाई r की जगह 10, dr कितना आपका 0.001 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया तुम्हारा 20 पाई इंटू 0.001, सो 20 एक 0 गया इधर, पॉइंट के बाद 02 आ गया, डायरेक्ट आ गया 0.02. ठीक है. तो आंसर आ जाएगा 0.02 पाई, और यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है बट ऊपर हमने कहीं शो नहीं कर रखा, बट सब जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑफकोर्स कहीं ना कहीं सेंटीमीटर लिखा होगा, और लिखा है सॉरी सेंटीमीटर. ठीक है. तो इट इज 0.02 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज द ऑप्शन नंबर 3. Now we move to the next problem. Okay, this was the end of this portion of the mathematical tool. तो कुछ important न्यूमेरिकल्स थे, सॉल्यूशंस मुझे आपको बताने थे, जो मुझे ज़्यादा मेजॉरिटी बच्चों ने पूछे हैं. So I hope you will practice all the questions again, and definitely it will strengthen your logic concept.
So all the best.